शाही महल का नफरत भरा वारिस। बारिश की तेज बूंदें, आसमान में कड़कती बिजली और एक आलीशान महल। महल के दरवाजे पर एक 10 साल का मासूम लड़का खड़ा था। उसका नाम था अर्जुन चौहान। उसकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि आज उसकी मां की चिता को आग दी गई थी। जैसे ही अर्जुन महल के अंदर पहुंचा, राजमाता पद्मावती चौहान ने उसे सीने से लगा लिया। आज से तुम अकेले नहीं हो बेटा, यह पूरा महल तुम्हारा परिवार है। लेकिन तभी सीढ़ियों से उतरती हुई यशिका चौहान की आवाज गूंजी। मां साहिब, एक अनाथ बच्चे के लिए इतनी ममता। कहीं ऐसा न हो कि कल यही इस महल का मालिक बन बैठे। पूरा महल एकदम शांत हो गया। अर्जुन ने पहली बार महसूस किया कि इस महल में उसे अपनाने वाले कम और उससे नफरत करने वाले ज्यादा हैं। उसी रात अर्जुन अपनी मां की तस्वीर को सीने से लगाकर रो रहा था। उसने आसमान की तरफ देखकर कहा, मां, मैं वादा करता हूं, एक दिन ऐसा इंसान बनूंगा कि आप जहां भी होंगी मुझ पर गर्व करेंगी। लेकिन उसे नहीं पता था, महल में उसके खिलाफ पहली साजिश शुरू हो चुकी थी। यशिका ने अपने कमरे में किसी से फोन पर कहा, जब तक अर्जुन इस महल में है, मेरे बच्चों का भविष्य सुरक्षित नहीं है। फोन के दूसरी तरफ से जवाब आया, बस आदेश दीजिए, कल सुबह से खेल शुरू हो जाएगा। और यहीं से शुरू होती है अर्जुन की जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा। महल की पहली साजिश। सुबह के 5 बजे पूरा चौहान महल पूजा की तैयारियों में लगा हुआ था। आज राजमाता पद्मावती चौहान ने परिवार की सुख शांति के लिए विशेष हवन रखा था। महल के सभी सदस्य सफेद और सुनहरे शाही वस्त्रों में तैयार थे। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा था जिसकी आंखों में पूजा नहीं, बल्कि नफरत जल रही थी। वह थी यशिका चौहान। उसने अपने नौकर रघु को बुलाया और धीमी आवाज में कहा, आज ऐसा खेल खेलो कि पूरे महल की नजरों में अर्जुन हमेशा के लिए गिर जाए। रघु ने सिर झुकाकर कहा, जैसा हुक्म मालकिन। कुछ देर बाद राजमाता ने अपनी पीढ़ियों से चली आ रही राजवंश की अनमोल तलवार पूजा के लिए मंगवाई। लेकिन जब संदूक खोला गया तो तलवार गायब थी। पूरा महल दंग रह गया। राजमाता की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, यह सिर्फ तलवार नहीं, हमारे पूर्वजों की आन बान और सम्मान है। तभी रघु जोर से चिल्लाया, राजमाता, मैंने अर्जुन बाबू को इसी कमरे से निकलते देखा था। महल में सन्नाटा छा गया। यशिका ने तुरंत बात बढ़ाई, मैं तो पहले ही कहती थी, यह लड़का इस घर के योग्य नहीं है। अर्जुन कांपती आवाज में बोला, दादी मां, मैंने कुछ नहीं किया, मैं निर्दोष हूं। लेकिन किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। राजमाता ने भारी मन से कहा, जब तक तलवार नहीं मिलती, अर्जुन इस महल से बाहर नहीं जाएगा। अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे। जिस घर को वह अपना परिवार समझने लगा था, उसी घर में आज उसे चोर कहा जा रहा था। उधर महल से कुछ किलोमीटर दूर एक साधारण सा गांव। वहीं रहती थी मीरा। वह अपनी बीमार मां के इलाज के लिए शहर जा रही थी। रास्ते में उसने देखा, एक काली कार तेज रफ्तार से एक छोटे बच्चे की ओर बढ़ रही है। मीरा बिना अपनी जान की परवाह किए दौड़ी और बच्चे को धक्का देकर बचा लिया, लेकिन खुद सड़क पर गिरकर बेहोश हो गई।
कार से उतरने वाला युवक कोई और नहीं, अर्जुन चौहान था। अर्जुन ने पहली बार किसी अजनबी को अपनी जान जोखिम में डालकर किसी और की रक्षा करते देखा। उसने मीरा को अपनी बाहों में उठाया और अस्पताल की ओर दौड़ पड़ा। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यही लड़की एक दिन उसकी जिंदगी बदल देगी और उसी के कारण चौहान महल का सबसे बड़ा राज दुनिया के सामने आएगा। पहली मुलाकात और सबसे बड़ा सच। अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में डॉक्टर तेजी से मीरा का इलाज कर रहे थे। बाहर अर्जुन चौहान बेचैनी से दरवाजे के सामने खड़ा था। उसके हाथ अब भी कांप रहे थे। वह बार बार खुद से कह रहा था, अगर इसे कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। करीब 1 घंटे बाद डॉक्टर बाहर आए और मुस्कुराते हुए बोले, घबराइए मत, अब खतरे की कोई बात नहीं है। यह सुनते ही अर्जुन ने राहत की सांस ली। कुछ देर बाद मीरा को होश आया। उसने देखा एक अनजान युवक उसकी बेड के पास बैठा था। मीरा ने धीरे से पूछा, मैं यहां कैसे आई? अर्जुन की आंखें भर आईं। मेरी वजह से तुम्हारी जान खतरे में पड़ गई थी। अगर तुम उस बच्चे को नहीं बचाती तो। मीरा हल्का सा मुस्कुराई। अगर किसी की जान बच जाए तो चोट लगने का दुख नहीं होता। उसकी यह बात सुनकर अर्जुन पहली बार किसी के सामने नतमस्तक हो गया। उधर चौहान महल में यशिका ने रघु से पूछा, सबूत मिटा दिए? रघु मुस्कुराया, मालकिन, तलवार अब ऐसी जगह छिपी है जहां किसी का ध्यान भी नहीं जाएगा। यशिका हंस पड़ी। अब राजमाता भी अर्जुन से नफरत करने लगेंगी। लेकिन उन्हें नहीं पता था, महल के पुराने वफादार सेवक गणेश काका ने उनकी पूरी बातचीत सुन ली थी। गणेश काका की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने मन ही मन कहा, मैं अपने छोटे मालिक के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। इधर अस्पताल में अर्जुन ने मीरा से पूछा, तुम्हारे घर में कौन कौन है? मीरा की आंखें नम हो गईं। बस मेरी मां, और उनका इलाज कराने के लिए मेरे पास पैसे भी नहीं हैं। अर्जुन चुप हो गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि महलों से बड़ी दौलत एक मां का प्यार होता है। उसने बिना बताए अस्पताल का पूरा बिल भर दिया। जब मीरा को इसका पता चला तो उसने साफ मना कर दिया, मैं किसी का एहसान नहीं लेती। अर्जुन मुस्कुराया, तो इसे एहसान मत समझो, एक दोस्त की मदद समझ लो। पहली बार मीरा के चेहरे पर मुस्कान आई। लेकिन उसी समय अस्पताल के बाहर एक काली एसयूवी आकर रुकी। उसमें से 4 हथियारबंद गुंडे उतरे। उनके सरदार ने फोन पर कहा, मालकिन, लड़की जिंदा नहीं बचनी चाहिए। उसने अर्जुन को बचा लिया है। अब वह हमारे रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट बन सकती है। चारों गुंडे धीरे धीरे मीरा के कमरे की ओर बढ़ने लगे और अर्जुन को अभी तक इस आने वाले तूफान की भनक भी नहीं थी। जब अर्जुन ने पहली बार मौत को चुनौती दी। अस्पताल की तीसरी मंजिल। रात के लगभग 10:30 बज रहे थे। पूरे कॉरिडोर में सन्नाटा पसरा था। मिया अपनी मां का हाथ पकड़कर सोने की कोशिश कर रही थी। अर्जुन बाहर खड़ा डॉक्टर से दवाइयों के बारे में बात कर रहा था। तभी 4 नकाबपोश आदमी धीरे धीरे मीरा के कमरे की ओर बढ़ने लगे। उनके हाथों में लोहे की रॉड और चाकू थे। एक गुंडे ने फुसफुसाकर कहा, काम 5 मिनट में खत्म होना चाहिए। कोई गवाह नहीं बचना चाहिए।
जैसे ही उन्होंने कमरे का दरवाजा खोला, मीरा की नजर उन पर पड़ गई। वह घबरा गई। क कौन हो तुम लोग? अगले ही पल एक गुंडे ने चाकू निकाल लिया। लेकिन तभी दरवाजे पर एक तेज आवाज गूंजी। अगर किसी ने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो अच्छा नहीं होगा। सभी ने मुड़कर देखा। दरवाजे पर अर्जुन चौहान खड़ा था। उसकी आंखों में पहली बार गुस्सा दिखाई दे रहा था। गुंडों का सरदार हंस पड़ा। अकेला है, इसे भी खत्म कर दो। चारों एक साथ अर्जुन पर टूट पड़े। अर्जुन ने पहले ही वार को रोक लिया। दूसरे गुंडे को जोरदार धक्का दिया। तीसरे का हाथ पकड़कर उसे दीवार से टकरा दिया। पूरे अस्पताल में अफरा-तफरी मच गई। मीरा डरी हुई सब देख रही थी। उसके मन में एक ही सवाल था, आखिर यह इंसान मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान क्यों दांव पर लगा रहा है? लड़ाई के दौरान एक गुंडे ने पीछे से अर्जुन पर लोहे की रॉड से हमला किया। रॉड सीधे अर्जुन के कंधे पर लगी। वह दर्द से घुटनों पर आ गया। तभी एक गुंडा चाकू लेकर मीरा की ओर दौड़ा। मीरा ने आंखें बंद कर लीं। उसे लगा अब उसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। लेकिन अगले ही पल अर्जुन बिजली की तरह दौड़ा और चाकू अपने हाथ पर झेल लिया। उसके हाथ से खून बहने लगा। मीरा चीख उठी, अर्जुन जी! यह पहली बार था जब उसने अर्जुन का नाम लेकर पुकारा। तभी अस्पताल की सुरक्षा टीम और पुलिस मौके पर पहुंच गई। गुंडे भागने लगे, लेकिन भागते भागते उनका सरदार एक बात बोल गया, आज तो बच गई, लेकिन अगली बार कोई नहीं बचाएगा। यह सुनकर अर्जुन समझ गया, यह हमला सिर्फ मीरा पर नहीं था, इसके पीछे कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र छिपा था। उधर चौहान महल में यशिका टीवी पर अस्पताल की खबर देख रही थी। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसने गुस्से में फोन उठाया। मैंने कहा था काम साफ होना चाहिए। फिर भी अर्जुन और वो लड़की दोनों जिंदा कैसे हैं? फोन के दूसरी तरफ से जवाब आया, मालकिन। इस बार अर्जुन बीच में आ गया, लेकिन अगली बार गलती नहीं होगी। यशिका ने दांत भींचते हुए कहा, अब खेल और खतरनाक होगा। उसे नहीं पता था कि दरवाजे के बाहर खड़े गणेश काका ने उसकी यह बात भी सुन ली थी। और अब सच्चाई बाहर आने में ज्यादा समय नहीं बचा था। मां की मौत का सबसे बड़ा राज। रात के 2 बजे पूरे चौहान महल में सन्नाटा पसरा हुआ था। लेकिन महल के सबसे पुराने सेवक गणेश काका की आंखों में नींद नहीं थी। उनके हाथ कांप रहे थे, क्योंकि 20 साल से उनके सीने में दफन एक राज अब उन्हें अंदर ही अंदर तोड़ रहा था। उन्होंने फैसला कर लिया, अब और नहीं। अब छोटे मालिक को सच जानना ही होगा। अगली सुबह अर्जुन अस्पताल से सीधे महल पहुंचा। उसके हाथ पर पट्टी बंधी थी। राजमाता पद्मावती ने जैसे ही उसके हाथ पर चोट देखी, उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने अर्जुन के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा, तुम ठीक तो हो? अर्जुन मुस्कुरा दिया, मैं बिल्कुल ठीक हूं दादी मां। लेकिन दूर खड़ी यशिका यह सब देखकर जल रही थी। उसे अर्जुन से नहीं, राजमाता के प्यार से नफरत थी। उसी शाम गणेश काका ने अर्जुन को महल के पुराने मंदिर में बुलाया। अर्जुन हैरान था। काका, इतनी रात को? गणेश काका की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कांपते हाथों से एक पुराना लिफाफा अर्जुन को दिया।
छोटे मालिक, यह आपकी माँ ने अपनी मौत से एक दिन पहले मुझे दिया था। उन्होंने कहा था, अगर कभी मेरे बेटे की जान खतरे में पड़े तो यह पत्र उसे जरूर दे देना। अर्जुन के हाथ कांपने लगे। उसने धीरे धीरे लिफाफा खोला। अंदर उसकी मां की लिखावट थी। मेरे प्यारे अर्जुन, अगर तुम यह पत्र पढ़ रहे हो तो इसका मतलब मैं इस दुनिया में नहीं हूं। बेटा, मेरी मौत कोई हादसा नहीं थी। मुझे मारने की कोशिश बहुत पहले से की जा रही थी। अगर सच जानना है तो महल के पुराने तहखाने में रखी लाल डायरी ढूंढना। उस डायरी में हमारे दुश्मन का नाम लिखा है। लेकिन बेटा, सावधान रहना, वह दुश्मन बाहर नहीं, इसी महल के अंदर है। पत्र पढ़ते पढ़ते अर्जुन की आंखों से आंसू टपकने लगे। उसकी पूरी दुनिया जैसे एक पल में बदल गई, जिसे वह आज तक एक दुर्घटना समझता रहा। वह एक साजिश थी। उसने अपनी मां की तस्वीर को सीने से लगाया और रोते हुए कहा, मां, मैं वादा करता हूं, जब तक आपकी मौत का सच दुनिया के सामने नहीं लाऊंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि मंदिर के बाहर एक परछाई खड़ी उनकी सारी बातें सुन रही थी। वह कोई और नहीं, यशिका चौहान थी। उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। वह घबराकर बोली, नहीं, अगर अर्जुन को लाल डायरी मिल गई और उसके साथ वो लाल डायरी भी। फोन के दूसरी तरफ से आवाज आई, समझ जाइए मालकिन, आज रात कोई सबूत नहीं बचेगा। यशिका मुस्कुरा दी, लेकिन उसे नहीं पता था इस बार किस्मत अर्जुन का साथ देने वाली थी। अगले भाग में अर्जुन और मीरा आधी रात को महल के तहखाने में पहुंचेंगे, जहां उन्हें लाल डायरी तो मिलेगी, लेकिन उसके साथ एक ऐसा सच भी सामने आएगा जो पूरे चौहान परिवार की नींद हिला देगा।